अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड सिलेबस हम देखेंगे चैप्टर 15 का टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, कहते हैं हम लोग ना इनिशियली हम लोग अभी तक जो फेमिलियर थे वो पोटेंशियल एनर्जी के एक फार्मूले से फेमिलियर थे, दैट इज mgh। हम लोगों ने कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना होना तो हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्लेस करवाते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको उठा के आप किसी पर्टिकुलर हाइट एज के ऊपर लेके हो, ठीक है। तो अब इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज mgh। ये स्मॉल सी हाइट होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मॉल सी हाइट होती है कि जिसमें हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी है वो कॉन्स्टेंटली हम ले रहे होते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड ही ले रहे होते हैं स्क्वायर। तो ये स्मॉल हाइट्स के लिए होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, ये स्मॉल डिस्टेंस होता है नियर द अर्थ सरफेस, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, वो चेंज नहीं होती। लेकिन इसमें तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर ये अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस से हम दूर जाते जाते हैं तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। ये देखिए अर्थ के पास जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जब आप ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर लेंगे ना नॉर्मल हाइट तक की, तो वहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज हम जो लेते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड वो कांस्टेंट लेते हैं जब स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर लेते हैं, ठीक है, अर्थ के रेडियस के परस्पेक्टिव मतलब स्मॉल सी हाइट लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे ज़्यादा दूर जाते जाएंगे तो जो जी की वैल्यू वो चेंज होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, जिसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला भी देखा। दिस वन, जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, कि जितना डिस्टेंस आप बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस जाते जा रहे हैं ज़मीन की सरफेस से तो हमारे पास जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे टॉपिक में यही बात कर कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वैलिड है जहाँ पे हम ज़मीन की सरफेस के पास पास रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, इतनी होती है कि सिर्फ और सिर्फ जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम लोग अर्थ की सरफेस से अवे कर जाते हैं, मूव करते जाते हैं, तो जी की वैल्यू वो कम होती जाती है, वो वीक होती जाती है। तो इसका मतलब है फिर ये क्वेश्चन तो वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो हमें एक नया फार्मूला कहने के ड्राइव करने की ज़रूरत है। और फार्मूला वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड होगा, वो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का फार्मूला है वो क्या कहता है कि फोर्स जो है वो चेंज होती रहती है, और वो डिपेंड करती है कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये न्यूटन लॉ का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, दो ऑब्जेक्ट के जो मैसेज के दरमियान फोर्स होती है वो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स भी कम होती जाएगी, मतलब उसमें ग्रेविटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। अब ग्रेविटी कांस्टेंट ही नहीं रहेगी तो फिर ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये स्मॉल हाइट्स के लिए जहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। तो हमें एक नया फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत है। उस फार्मूले को जहाँ पे ग्रेविटी जो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, जो फार्मूला फाइंड आउट करेंगे उसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जिसमें ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करने के लिए ना हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिसके परस्पेक्टिव से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, ये यूजुअली हम लोग अर्थ की सरफेस को लेते हैं। कहते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम अर्थ की सरफेस को रेफरेंस पॉइंट लेंगे उसके परस्पेक्टिव से हम बात करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है किसी भी इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर, वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव आने की वजह से जैसे जैसे हम रेफरेंस पॉइंट के पास आते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे हम अवे जाते जाएंगे तो वो हमारे पास से इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट को जब हम एंड रिजल्ट पे फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे ना, इस पैसेज को दोबारा से देखेंगे तब हमें इसकी क्लैरिटी मजीद आ जाएगी, क्योंकि हम मैथमेटिकली जब इसको रिलेट करवाएंगे तो हमें इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक बात देखेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को ड्राइव करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक स्टेप जीरो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए होता है, और उस जीरो रेफरेंस पॉइंट को हम नाम यूजुअली जो लेते हैं वो अर्थ सरफेस को लेते हैं। तो सपोज करें हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब ये इसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगी, और हमारे पास अगर रेफरेंस पॉइंट के पास पास जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, अदरवाइज वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। ये पैसेज बाद में देखें, ठीक है, इसको रिलेट करवाएंगे मैथमेटिकल टर्म के साथ। आगे हमारे पास बेसिकली हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, फार्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं ज़मीन के परस्पेक्टिव के हिसाब से, उसको ड्राइव करने के लिए। वो क्या है कि हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास अर्थ है और इसकी सरफेस यहाँ पे मतलब इसकी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई सा भी मैस का कोई ऑब्जेक्ट है ये पड़ा हुआ है।
आप इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको उठा के ज़मीन की सरफेस से उठा के ना इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स है, और जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाते जाते ग्रेविटी की फोर्स है वो चेंज होती जाती है, वो कम होती जाती है। अब जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे, इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, इन्फिनिटी पे, तो फोर्स जो है वो चेंज होती जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जी की वैल्यू जब कांस्टेंट होती है तो वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं mg, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज होती जा रही है, वेरिएबल फोर्स है। तो कहते हैं हम लोग यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं लेके जाएंगे कि 0 से इन्फिनिटी पॉइंट पे ले जाए। हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको 0 से 1 पे लेके जाएंगे, फिर 1 से 2 पे लेके जाएंगे, फिर 2 से 3 पे लेके जाएंगे। छोटे छोटे इंटरवल्स में इसको डिवाइड करेंगे, ताकि जो दो इंटरवल्स के दरमियान जो है फोर्स में चेंज आए, लेकिन इतना ज़्यादा ह्यूज चेंज ना आए, माइनर सा चेंज आए। ठीक है, चेंज हो, वेरिएशन हो, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं लेते, स्मॉल इंटरवल लेते हैं कि ह्यूज चेंज ना आए। हम उसको कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। 1 से 2 पे लेके जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेके जाना है पॉइंट 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं कि सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर इसका जो इसके सेंटर से डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। तो वो अर्थ के रेडियस के इक्वल उसके डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू एंड पॉइंट को हमने इन्फिनिटी का नाम दिया है। ठीक है, एंड पॉइंट तक हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली नहीं लेके जाएंगे क्योंकि फोर्स है, ये वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। पहले इसको 0 से 1 पे, फिर 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 2 से 3 पे। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे स्मॉल डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं, और इस डिस्टेंस को फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 है, इस डिस्टेंस को मैं डेल्टा आर कह देती हूँ, मतलब छोटा सा। डेल्टा का मतलब चेंज भी होता है, इसका मतलब हम यूजली स्मॉल की वैल्यू में भी ले लेते हैं। तो स्मॉल से डिस्टेंस में इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर फर्दर डेल्टा आर, फिर फर्दर डेल्टा आर। तो छोटे छोटे स्मॉल डिस्टेंसेस में जिसको हम डेल्टा आर, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, उसमें डिवाइड कर देंगे, सच दैट का हम एज्यूम करेंगे कि हर डिस्टेंस में जो हमारे पास फोर्स है वो तकरीबन कांस्टेंट है, मतलब उसमें चेंज जो है वो बहुत स्मॉल आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन यहाँ पे। अब अच्छी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से 0 से 1 तक डिस्प्लेस करवाऊंगी, अब ग्रेविटी किस तरफ खींच रही है, उसको अंदर की तरफ, अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन मैं उसको अगर लेके जाना चाह रही हूँ 0 से 1 तक, मुझे वर्क करना पड़ेगा। मतलब मुझे उसको अगेंस्ट दी ग्रेविटी अगर ऊपर लेके जाना है तो मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और 0 से 1 तक मैं जितना वर्क करूंगी उसको मैं W1 बोल दूंगी। फिर 1 से 2 पे मैंने उसको लेके जाना है तो फिर भी वर्क करना पड़ेगा, उसको मैं W2 बोल दूंगी। 2 से 3 पे लेके जाना है तो वो वर्क करना पड़ेगा, तो उसको W3 बोल देंगे। अब टू सो ऑन मैं यहाँ पे एंड पॉइंट तक लेके जाऊंगी, तो टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा। जब मैं इन सारे छोटे छोटे वर्क्स को ऐड कर दूंगी, टोटल मेरे पास वर्क आ जाएगा कि कितना मैंने ऑब्जेक्ट को 1 से पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए कितना वर्क किया। अब जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना सिंपल सिचुएशन में कि आप अगर ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठा के किसी हाइट पे लेके जानते हैं, जो वर्क करते हैं वो किस फॉर्म में, बच्चे मैं उठा के ज़मीन को किस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से किसी हाइट पे लेके गई हूँ, तो वो किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ पे है, जब आप वर्क करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठा के किसी हाइट पे लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो आप वर्क करेंगे ये बेसिकली स्टोर होता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी में। बच्चे वर्क कर रहे हैं वो भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है। अब वो जो एनर्जी की है, वो जो मैंने वर्क किया वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फिर मजीद मैं वर्क करूंगी वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वर्क जो चेंज आएगा, जो टोटल हम करेंगे ऑब्जेक्ट को 1 पॉइंट से लेके 0 पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर मैं टोटल वर्क फाइंड आउट कर लूंगी तो वो टोटल मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता देगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाती गई तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है। इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस पे जा रहे हैं, हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज हो रही है। वही मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस ऊपर जाते जा रहे हैं, ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, ग्रेविटेशन फोर्स कम हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू रहे, वेरिएबल ना हो, हम एवरेज वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो या और लास्ट पे क्या करेंगे, इन वर्क डन्स को ऐड कर देंगे। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना छोटी छोटी, यहाँ पे ये जो साइन कन्वेंट, ये जो लेबलिंग किया, ये क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट 0 पे लिया था, तो इस पॉइंट 0 का जो डिस्टेंस था ना ज़मीन के सेंटर थे, वो रेडियस, अर्थ के रेडियस के इक्वल था। अब 1 का जो डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से, अब तो वो रेडियस से ज़्यादा हो गया ना, तो उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R1 का। अगर 2 पॉइंट है तो वो भी हमारे पास फिर क्या होगा, उस डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे R2 का। ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, R3
0.3 है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा r3, 0.4 है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा r4, अप टू 5, 6 सो ऑन। तो हमारे पास ये अप टू n। अब n ये मेरे पास अगर नंबर है तो n से नीचे वाला क्या होगा बच्चे, वो मेरे पास n-1 होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट सपोज के मैं कहती हूँ n मेरे पास 100 है, अगर मैं यहाँ नीचे वाले को मैं 100-1 लिख दूँ तो मेरे पास पता चल जाएगा ना कि वो 99 है। तो उससे जो n से छोटी वाली वैल्यू है उसको, जो से एक नंबर कम होती है, उसको हम लोग n-1 भी लिख लेते हैं। ये ऑफ कोर्स हमें पता चल जाता है 99 है, ठीक है। ये जस्ट अजम्पशन कि n से जो नीचे वाले हमारे पास इंटरवल होगा वो n-1 होगा, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा n-1। उससे नीचे वाला क्या होगा n-2 होगा, वो हमारे पास क्या होगा n-2। तो ये देखिए n-2। तो ये बेसिकली इन डिफरेंट पॉइंट्स का जो हम लोग ना अप टू सो ऑन 4, 5, 6 तो डॉट लगा के ना एंड वाले इंटरवल्स हम लिख देते हैं n-2, n-1 अप टू n, ठीक है। उनका सेंटर से डिस्टेंस लिखा हुआ है हमारे पास ये। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, पहले वर्क डन W1 फाइंड करेंगे, फिर W2 और लास्ट में सबको क्या करेंगे ऐड अप कर लेंगे। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअली पहले हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर लास्ट में सबको सम अप कर लेंगे। पहले W1 फाइंड करेंगे, W2 फाइंड करेंगे, W3 अप टू सो ऑन और सबको ऐड अप कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 पॉइंट टू 1 पॉइंट। अब 0 पॉइंट टू 1 पॉइंट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो वर्क डन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग वर्क डन का फार्मूला ऐसे पढ़ते हैं ना, एफ इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एफ डॉट डी लेते हैं, इसको वेक्टर साइन होता है ये दोनों, ठीक है। हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा ये होता है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ पे डिस्प्लेस करवा रहे हैं 0 से 1 तक, और इस डिस्टेंस को हमने नाम क्या दिया डेल्टा आर का। तो इसलिए इस फार्मूले को लिखा है एफ डॉट डेल्टा आर। वेक्टर को लिखने का मुझे दो तरीका होता है, या तो एक इसको बोल्ड करके लिख देते हैं या फिर इसके ऊपर वेक्टर साइन डाल देते हैं, ये एरो डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड करके उसने लिख दिया और हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस डी की बजाय डेल्टा आर लिख दिया कि जहाँ से उसको इंटरवल को मूव करवाएगा। अब डॉट की जगह क्या आ जाता है, हम इसको कॉस थीटा लिख देते हैं, जहाँ पे भी डॉट हो बच्चे वहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे हमने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल कितना है। अब ये देखिए मुझे एक छोटी सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है आप उसको डिस्प्लेस कहाँ पे करवा रहे हो, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होगी, आप उसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा 180। और हमारे पास कॉस 180 कितना होता है, वो -1 होता है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस एफ एवरेज डेल्टा आर। अच्छा यहाँ पे हमने जो फोर्स लेनी है बच्चे वो एवरेज फोर्स लेनी है, उसका मतलब मैं आपको बताती हूँ अभी बाद में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने एंगल डिसाइड किया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को लेके जाना चाह रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमारे पास एंगल कितना है 180 और कॉस 180 -1 है। तो वर्क डन जो होगा हमारे पास माइनस एफ एवरेज डेल्टा आर होगा। अब यहाँ पे एवरेज फोर्स लेनी है, इसका मतलब है हमने कहा था हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे ना तो हमारे पास फोर्स है वो डिक्रीज होती जा रही है, वेरिएबल फोर्स है। तो हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला था, हमने इसको छोटी छोटी इंटरवल्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा इंटरवल हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि जो फोर्स में चेंज आए वो इतना ज़्यादा ना है, हम ना तो 0 पॉइंट पे फोर्स लेंगे ना हम फोर्स 1 पॉइंट पे लेंगे, बल्कि इनके बिटवीन किसी एवरेज फोर्स की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एवरेज फोर्स है ना हमारे पास, हम उसको अज्यूम करेंगे एवरेज फोर्स लेंगे बिटवीन 0 पॉइंट टू 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान की कोई एवरेज फोर्स ले लेंगे, ना हम 1 पे लेंगे ना हम 2 पे लेंगे, 0 पे लेंगे, क्योंकि 0 पे वैल्यू कुछ हो रहा है लेकिन जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं कम होती जा रही है। तो ना आप 0 पे लें ना आप 1 पे लें, आप किसी इन बिटवीन पॉइंट पे ले लें, एवरेज फोर्स ले लें। तो एवरेज फोर्स ले लेंगे, इसलिए इसकी जगह हमने एवरेज फोर्स लिख दिया। हमने फोर्स का फार्मूला हमारे पास न्यूटन जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंगली जो फोर्स का फार्मूला होता है वो हमने ये पढ़ा हुआ है, कैपिटल G(m) मास ऑफ अर्थ और वो ऑब्जेक्ट जिसको हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जी अगर हम एवरेज फोर्स ले रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी मिड पॉइंट पे फोर्स एवरेज फोर्स ले रही हूँ, तो मुझे डिस्टेंस पे तो फिर यहाँ इसी पॉइंट का चाहिए ना, मुझे डिस्टेंस पे क्या चाहिए एवरेज डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, ना मुझे 1 पॉइंट का लेना है ना मुझे ये 0 पॉइंट का लेना है, बल्कि मुझे इन दोनों के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, इस फार्मूले को अगर यहाँ पे पुट ऑन करें तो हमारे पास एक तो हमें डेल्टा आर का पता होना चाहिए चेंज इन डिस्टेंस का, और दूसरा हमें किसका पता होना चाहिए एवरेज डिस्टेंस के स्क्वायर का पता होना चाहिए। तो हमारा बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने एक तो एवरेज फोर्स डिस्टेंस का फार्मूला इसकी वैल्यू निकालनी और दूसरा डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है बच्चे, चेंज इन डिस्टेंस। अब ये देखिए बच्चे हमारे पास डेल्टा आर तो वैसे हमें स्पेसिफिकली सिंप्लीफिकली पता चल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है r1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मुझे ये वाला निकालना है, तो बच्चे अगर इस वाले में से मैं इस वाली वैल्यू को माइनस कर दूं तो डेल्टा आर नहीं आ जाएगा। तो डेल्टा आर का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा
ये डेल्टा आर का फार्मूला आ गया। अगर डेल्टा आर का फार्मूला मेरे पास आ जाता है, R1 में से अगर मैं अर्थ के रेडियस को माइनस कर देती हूँ तो जो बाकी का डिस्टेंस होगा वो डेल्टा आर होगा। कि अगर मैं इस इंटरवल को कह ही रही हूँ मेरे पास डेल्टा आर है, छोटा सा इंटरवल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसमें से मैं इस वैल्यू को अर्थ के रेडियस को माइनस कर दूंगी तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये डेल्टा आर होगा। डेल्टा आर हमें पता चल गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज डिस्टेंस। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास R1 है और ये मेरे पास RE है, रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर इन दोनों का मैंने एवरेज निकालना इन दोनों का सम अप करके ना बच्चे इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। किसी भी दो वैल्यूज का एवरेज निकालना उसको सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अर्थ का रेडियस प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2, आपने इन दोनों का एवरेज निकालना था ना, तो इन दोनों को सम अप करके आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड किया तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करें, कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। हमने ना डेल्टा आर की वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज R1 माइनस RE। अब यहाँ से ना हम लोग क्या करते हैं, R1 को कॉमन कर लेते हैं। R1 को कॉमन करेंगे, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास R1 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के बेसिकली इस एवरेज के फॉर्मूले में पुट ऑन करना है। इस फार्मूले में पुट ऑन करेंगे R1 की जगह, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, R1 की जगह क्या आ जाएगा, RE प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 टाइम नहीं हो गया, 2 दफ़ा RE हो गया, तो दोनों को एडअप कर दें तो ये आ जाएगा 2RE प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। अब 2RE प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 मतलब इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको दोनों के नीचे अलग-अलग लिख देंगे। ये आ जाएगा 2RE डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा इसके नीचे लिखेंगे और एक दफ़ा दूसरे के नीचे लिख देंगे, ठीक है, प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिवीजन का मतलब है ये दोनों के नीचे एप्लीकेबल। अब ये देखिए यहाँ पे तो ऊपर भी 2 था और नीचे भी 2 था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ RE बचेगा, और ये तो वैसे ही रहेगा, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज की वैल्यू आ गई, एवरेज डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। लेकिन आपने तो एवरेज डिस्टेंस नहीं लेना, बल्कि उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर। ये आपको नहीं लग रहा वो फार्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और A प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आपने पता होगा आपको, अगर इसको ओपन करना है तो उसको ओपन कैसे करते हैं, A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB लिखते हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना मैट्रिक वगैरह में, A का स्क्वायर होता है प्लस B का स्क्वायर होता है प्लस 2AB का स्क्वायर होता है, AB होता है। तो बेसिकली इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपैंड किया हुआ है। तो ये देखें मुझे, हमारे पास ये था RE था, सॉरी मुझे ये 1 नहीं है, ये RE है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर लिया हुआ है। यहाँ पे RE का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, RE का स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2। A क्या है, RE, ठीक है, B क्या है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला मेरे पास बन जाएगा जब स्क्वायर को ओपन किया। अब यहाँ पे ना छोटी सी अजम्पशंस हम लगा रहे हैं। वो क्या लगा रहे हैं, वो ये लगा रहे हैं कि डेल्टा आर बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने क्या क्या था, हमने कहा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये R1 है, इस R1 की निस्बत या अर्थ रेडियस के अर्थ डिस्टेंस की निस्बत ये जो हमारे पास डेल्टा आर है बहुत स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल सा इंटरवल है। अगर स्मॉल इंटरवल का स्क्वायर लेना तो वो मजीद स्मॉल हो जाता है, और अगर उसका डिवाइड भी फर्दर उसको कर रहे हैं 4 के साथ तो वो और स्मॉल हो जाता है, इतना स्मॉल हो जाता है, कहते हैं हम उसको कंसीडर करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो को अप्रोच कर जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो डेल्टा आर है वो पहले बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरवल था एज कम्पेयर टू RE एंड R1। उसका आगे आपने स्क्वायर ले लिया, छोटी वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा, जब आप स्क्वायर लेते हैं तो मजीद स्मॉल हो जाती है। आप चाहे कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा, 0.4 का मैं स्क्वायर लूंगी ना वो मजीद स्मॉल हो जाएगी, और स्क्वायर लेने के बाद मजीद उसको डिवाइड भी किया जा रहा है तो वो इतनी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी कि उसको ऐड करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उसको राइट डाउन ही नहीं करेंगे, वो बहुत छोटी टर्म हो जाएगी ना, स्मॉल सी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन के ऊपर उसका ऐसा कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो ये वाली टर्म हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, अज्यूम कर देंगे। ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि डेल्टा आर जो था वो हमारे पास बहुत स्मॉल था एज कम्पेयर टू RE प्लस एंड R1। तो जब उसका स्क्वायर लेते हैं वो मजीद स्मॉल हो जाती है, और फर्दर उसको डिवाइड भी करें तो इतनी स्मॉल हो जाती है कि उसको इंक्लूड करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर सा चेंज आता है, एक्सट्रीमली माइनर हो जाती है, तो इसलिए इसको जीरो अप्रोच कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 2 से डिवाइड हो गया, बाकी फिर फॉर्मूला क्या बचा, RE का स्क्वायर प्लस RE डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू ना अगेन इसमें पुट कर दे जो हमने ऊपर देखी थी। डेल्टा आर क्या होता है, दोनों डिस्टेंस के दरमियान का डिफरेंस है, R1 माइनस RE। तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन कर दिया। जब इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन किया बच्चे, RE को एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे RE R1 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस RE का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से खत्म हो जाएगा, तो R एवरेज का स्क्वायर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिस्टेंस RE प्लस R1, RE इंटू R1।
अब एवरेज का जो पहले मेरे पास एक कम्प्लेक्स सा फार्मूला था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, पहले एवरेज के फार्मूले की फॉर्म में, फिर उसको मैंने स्क्वायर लिया, फिर ये मेरे पास एवरेज का स्क्वायर आ गया इन टर्म्स ऑफ सिंपल डिस्टेंस 0.0 का और 0.1 का। तो सारी इस पूरी कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब हमारे पास आर एवरेज का स्क्वायर का फार्मूला भी आ गया, हमारे पास डेल्टा आर का फार्मूला भी आ गया। अब इन वैल्यूज को पुट ऑन कर लेंगे। तो पहले तो हमारे पास जो एवरेज फोर्स का फार्मूला था ना, वहां पे हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट ऑन कर दी। ये आर स्क्वायर था ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसकी जगह हमने फार्मूले में वैल्यू पुट ऑन किया, दैट इज आर ई इंटू आर वन। अब इस वैल्यू को पुट ऑन की, डेल्टा आर की वैल्यू हमें वैसे पता है, दोनों का डिफरेंस होता है। इन दोनों को ना वर्क डन के फार्मूले में पुट ऑन कर, वर्क डन के फार्मूले में एवरेज फोर्स की वैल्यू पुट कर दी और डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखिए मुझे, ये जो डिवाइड हो रहा है ना, इसको इन दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी डिवाइड करेंगे, इसके नीचे, मतलब ये साइड पे रहने दें, ये जो डिवीजन मैंने इन दोनों के साथ आगे फर्दर डिवीजन में ले जाए, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ये फॉर्म, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। जब इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, अब ये देखिए ये R1 से क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/RE बचेगा। यहाँ पे RE से क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/R1 बचेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये था वर्क डन जब आप 0 से 1 पे लेके जा रहे थे। हमने सिर्फ एक के लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको देख कि ये वाले तो सारे कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर 0 से 1 पे लेके जा रहे हैं, तो पहले वाले 0 वाला पॉइंट का डिस्टेंस पहले आएगा और 1 वाले पॉइंट का डिस्टेंस बाद में आएगा। 0 वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या था बच्चे, 0 वाले पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास अर्थ के रेडियस के इक्वल था। तो अर्थ का रेडियस -1/R1। अगर आप 1 से 2 पे लेके जाएंगे, फिर पहले वाले पॉइंट का डिस्टेंस पहले आएगा, बाद वाले का बाद में, तो ये आ जाएगा 1/R2 माइनस 1, सॉरी 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे ये देखें, इसी तरह से इसको देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट पॉइंट का वर्क डन था, मतलब 0 से 1 तक था, तो पहले 0 वाले का डिस्टेंस 1/R1 माइनस 1/R1, मतलब RE माइनस 1/R1। अब अगर आप 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं, 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं, तो 1 से अगर 2 पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला कांस्टेंट तो उसी तरह से आएगा, -GMM इनटू, आप कहाँ से लेके जा रहे हैं, 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं, तो 1 का डिस्टेंस पहले 1/R1 माइनस 1/R2। तो हमने सिर्फ इसको डिराइव करना है, इस फार्मूले को, और बाकी सारी जो वैल्यूज है वर्क डन की वो इस फार्मूले से लिख देंगे कि जिस इंटरवल से आप लेके जा रहे हैं वो इंटरवल पहले होगा और दूसरे वाले का डिस्टेंस बाद में होगा। तो पहले अगर मैं 1 से 2 पे लेके जा रही हूँ, तो 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। बाकी ये कांस्टेंट है, ये उसी तरह से रहेगा। इसी तरह से अगर मैं फर्दर लेके जा रही हूँ 2 से 3 के ऊपर, 3 के लिए वर्क डन निकाल रही हूँ, तो 1/R2 माइनस 1/R3 आ जाएगा। और लास्ट वाले इंटरवल्स में अगर मैं लेके जा रही हूँ n-1, n-1 का मतलब है आप कहाँ से लेके जा रहे हैं, आप n-2 से लेके जा रहे हैं n-1 के ऊपर। तो फिर कौन सा वाला डिस्टेंस पहले आएगा, आपके पास पहले वाला डिस्टेंस पहले आएगा, n-2 पहले आ जाएगा, -1/n-1 बाद में आएगा, ठीक है। तो ये देखा, ये कांस्टेंट उसी तरह से साथ साथ चलेंगे, सिर्फ ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। और n के लिए क्या होगा, n-1 इंटू -1/Rn। अब आपने टोटल फाइंड आउट करना वर्क डन, तो सबको क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। टोटल वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए 0 से n तक हम क्या करेंगे, सारे इंडिविजुअल वर्क डन को ऐड अप कर देंगे। अब ऐड अप करेंगे तो पहले वाले वर्क डन प्लस सेकंड वाला वर्क डन प्लस थर्ड वाला वर्क डन, ये हमने फार्मूला देखा था ना, ये वाला टोटल आपने नेट वर्क डन निकाला है, तो सबको ऐड अप कर लेंगे। सबके साथ माइनस साइन है, तो ये माइनस वाला आ जाएगा, फिर ये माइनस, फिर माइनस, वो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख, मतलब कर सबको ऐड रहे हैं, लेकिन वो माइनस की वजह से वो माइनस आ गया, फिर उसके साथ माइनस आ गया एंड सो ऑन। तो ये सारी क्वेश्चन हमारे पास आ गए। अब इनमें सब में कॉमन क्या निकल रहा है, सब में कॉमन -GMM/MR है, मतलब मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कॉमन इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, सब में कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, ये ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट। तो 1/RE माइनस 1/R1 प्लस 1/R1, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3। तो ये सारी अंदर वाली टर्म्स बच जाएंगी 1 to Rn तक। अब ये देखिए, ये अंदर वाली पहली वाली टर्म तो सिंपल है, इसके साथ कुछ और नहीं है, लेकिन अंदर देखिए 1/-1/R1 है, प्लस 1/R1 है, तो ये माइनस और प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -1/R2 है, ये प्लस 1/R2 है, तो ये अंदर से खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से ये माइनस है, ये अंदर वाली सारी खत्म हो जाएंगी, -1/R1 है, ये प्लस 1/R1 है, तो ये अंदर वाली खत्म हो जाएंगी। सिर्फ कौन सी बचेगी, पहली और लास्ट वाली बचेगी। 1/R रेडियस ऑफ अर्थ माइनस 1/Rn, मतलब 0 पॉइंट का डिस्टेंस और इन्फिनिट पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है।
और यहाँ पे हमने ये बात की थी कि जितना वर्क कर रहे होते हैं ज़मीन से सरफेस से उठा के किसी हाइट पे लेके जाने के लिए, या अगर आप 0 पॉइंट से लेके किसी इन्फिनिट पॉइंट पर लग के जा रहे हो, वो जो वर्क करवा रहे होते हैं वो बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करवा रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो वर्क डन की जगह आप क्या लिख देंगे, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये देखिए, ये सिंपली वर्क डन की जगह हमने क्या लिख दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं अब यहाँ पे ना हम छोटी सी एग्जाम्पशन लेंगे कि हमने जो आर पॉइंट था वो कहाँ पे लिया था, वो इन्फिनिटी पे लिया था, एन पॉइंट हमने इन्फिनिटी पे लिया था ना। ये देखिए, हमने अज्यूम क्या किया था, इन्फिनिट आर एन पॉइंट जो है वो इन्फिनिट के ऊपर है, तो आर एन भी फिर क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी डिस्टेंस होगा ना। तो 1/r n क्या होगा, फिर ये आर एन की जगह आपने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। कुछ भी ऊपर हो, अगर नीचे इन्फिनिटी है तो वो हमेशा क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चे कैपिटल यू से भी लिखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, -GMM/r। ठीक है, ये फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू सम इन्फिनिट पॉइंट। अब ये देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ गई ना, तो वो यहाँ पे जो हमने बात की थी ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाती है जब आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस के ऊपर। कहते हैं ये फार्मूला कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स या जी की वैल्यू जब हम 9.8 कांस्टेंट ले लेते हैं, तब हम फार्मूला क्या लेते हैं, हम तब वहां पे लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वहां पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कब, जब ग्रेविटी की फोर्स या जी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इसके इक्वल ले रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हम किसके इक्वल लेंगे, हम लोग mgh के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन बता रहे हैं कि जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन तब यूज होगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड करिए, डिस्टेंस के ऊपर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये एज अ फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। अब किस तरह से चेंज होगी, आगे फर्दर वो ये बात करें। अच्छा, आगे ना वो इसी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ना पहले स्टेटमेंट दे रहा है। कहते हैं ये हमारे पास क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिट पॉइंट। कि हमने ये फार्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी कब निकाली, जब हमने वर्क डन किया टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिट पॉइंट। और इन्फिनिट पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, निग्लिजिबल। मतलब जैसे जैसे दूर जाते गए तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, वहां तक जितना लेके जाने के लिए जितना वर्क किया वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला उसको डिफाइन कर रहा है, इट इज द वर्क डन। मतलब ये फार्मूला कब ड्राइव किया था, या पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की थी, जब हमने वर्क किया था टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिट पॉइंट, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे लेके जा रहे थे, वो जो वर्क किया था वो उस वर्क को स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से हमारे पास डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रही होती है उसको देखते हैं। ये डायग्राम बेसिकली इसको एक्सप्लेन करिए। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना हम लोग छोटी सी बात समझते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि नंबर जितना नेगेटिव बड़ा होता है ना उतना छोटा होता है। फॉर एग्जांपल -5 है ना, तो अगर -5 है या -2 है, तो इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा, जो वैल्यू जितनी छोटी होगी। मतलब अगर ये नंबर माइनस में है तो माइनस जितना बड़ा होता जाता है वो उतना छोटा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम स्केल देखते हैं यूजली। ये मेरे पास अगर स्केल है, सेंटर में 0 है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होता है, ये -1 है, ये -2 है एंड सो ऑन। अगर ये मैं स्केल स्पेसिफिकली बनाऊं तो इस स्केल के अकॉर्डिंगली वैल्यू जितनी माइनस में बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। और ये जैसे जैसे देखिए हम लोग माइनस कम छोटी नंबर की तरफ जाते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 0 फिर मैक्सिमम बढ़ती बढ़ती बढ़ती। तो वो वैल्यू में नंबर जितना माइनस में छोटा होता है, इसका मतलब है वैल्यू उतनी बढ़ती है, ठीक है। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, आप अर्थ के सरफेस से अवे जाते जाएंगे, तो डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन ये माइनस में कम होगी। इसका मतलब है माइनस में वैल्यू कम होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हम अवे जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में कम होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इसी चीज को यहाँ पे ये ग्राफ के रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सरफेस तक का डिस्टेंस। और जैसे जैसे यहाँ पे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस ले रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस उसने पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है। अब ये देखिए मुझे, जब डिस्टेंस जो है अर्थ के सरफेस तक का, ठीक है, वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कैपिटल GMM/r रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब जैसे जैसे इससे अवे जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब है ओवरऑल माइनस में वैल्यू कम हो जाएगी, और माइनस में वैल्यू कम होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो ये देखें, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी मतलब माइनस में, ये देखें पहले यहाँ पे अगर डिस्टेंस यहाँ पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होकर यहाँ पे आ गई है, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, माइनस में कम हो रही है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते जाते हैं, वर्क करना पड़ रहा है, वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में बच्चे ये देखें ना, ये नेगेटिव में वैल्यू है, ठीक है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास कम होने का मतलब क्या है, नेगेटिव में कम होने का मतलब ओवरऑल बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम होती जाएगी, लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। नेगेटिव में जितना कम होगा उतनी हमारे पास बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर यहाँ पे दिखाई हुई है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है नेगेटिव में कम हो रही है। नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है डिस्टेंस जैसे जैसे ऑफ द टू बॉडीज जो है वो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। नेगेटिव में कम है लेकिन ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। तो आप डिस्टेंस को अगर इन्फिनिटी पे ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी गोज टू जीरो, वो कम होती होती जीरो को अप्रोच कर जाएगी जैसे ही आप आर जो है वो इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। तो ऊपर पैसेज में भी यही बात हो रही थी कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जैसे वो रेफरेंस पॉइंट के पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट से हम अवे जाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एज वी मूव अपार्ट, जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आगे एक मजीद मुझे छोटी सी डेफिनेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, मुझे इसको रिप्रेजेंट कैपिटल बी से किया जाता है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अगर पोटेंशियल एनर्जी को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसको पोटेंशियल बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसी की डेफिनेशन है कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो डिफाइन कैसे होता है। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज दी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो आ जाता है वो कैपिटल जी ओवर एम आ जाता है। इसको इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। जो कैपिटल यू का हमारे पास फार्मूला आया था ना, इस वैल्यू को पुट ऑन कर दे इस फार्मूले में। ठीक है, तो इस फार्मूले को जब इसमें पुट ऑन करेंगे, कैपिटल यू का फार्मूला क्या था हमारे पास, कैपिटल जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके इक्वल थी, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मास ऑफ अर्थ था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट था, डिवाइडेड बाय आर था, डिस्टेंस था। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा कैपिटल जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने सिंपली डिफाइन कर दिया, वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे आप जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वो पर यूनिट मास होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो उसका फार्मूला हमने डिफाइन कर दिया, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, इसका रिप्रेजेंटेशन है, और इसका फार्मूला यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी है, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस के फॉर्म में भी है। अब वो कहते हैं कैलकुलेशन हमने करनी है, ये छोटी सी डेफिनेशन थी बस। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कैलकुलेशन करनी है कि अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सरफेस ऑफ अर्थ है तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस होगा ना वो अर्थ का रेडियस लेंगे, दैट विल बी दी आर ई आ जाएगा। ठीक है, अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा, तो हमारे पास फिर यहाँ पे आर ही ले लेंगे। अब जी जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मैंने कहा था फिक्स नंबर है, आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, जो फिक्स होती है वैल्यू। रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी फिक्स नंबर है, मतलब फिक्स कांस्टेंट नंबर है, ये चेंज नहीं होते। तो ये सारे फिक्स नंबर्स हैं। इन सबको जब पुट ऑन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी वो 62.3 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगी। 6 जो है ये प्रीफिक्स भी होता है, तो प्रीफिक्स की जगह हम लोग मेगा इस्तेमाल कर लेंगे, मेगा जॉल पर केजी भी आ जाएगा। न्यूटन मीटर पर केजी है तो न्यूटन मीटर की जगह आप जॉल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा यूनिट होता है न्यूटन मीटर वो किसके इक्वल होता है, वो जॉल के इक्वल होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास एफ इंटू डी होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। ठीक है, और हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, वो न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर को आप जॉल के इक्वल भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर के इक्वल आपने जॉल लिख लिया पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे यही बात कहते हैं, ये सारी सारी क्वेश्चन जो है ना हमने स्पेसिफिकली अर्थ के लिए निकाली है, लेकिन ये अर्थ के लिए नहीं है, ये किसी भी और ग्रेविटेशनल जिनमें ग्रेविटी की और फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, किसी भी अदर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट में, ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी आप इसको करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बड़ी दफा आ जाता है। ठीक, आपके एक्सरसाइज के कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में ये है कि इफ एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रूव दैट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज। तो पहले तो आप इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर इससे ये वाला फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टॉपिक आज इसमें आ जाएगा, आज का वाला टॉपिक इसमें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है।
तो इसमें कंप्लीट इसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मज़ीद बच्चे कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।